गुड इवनिंग स्टूडेंट। एक्चुअली लास्ट जो टॉपिक था हमारा चैप्टर 5 उसमें कुछ दो तीन टॉपिक ऐसे हैं जो बाद में सीबीएसई ने जोड़े हैं और जो लेफ्ट आउट हो गए थे। हम आज उनके बारे में बात करेंगे। तो टोटल 5 टॉपिक हैं जो छूट गए। हालांकि सब चीज़ें आप पढ़ चुके हैं, उनकी थ्योरीज पढ़ चुके हैं, तो बस जस्ट कुछ हिंट है, बहुत छोटा सा क्लास रहेगा जिसमें हम उन 5 के बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे ताकि आप अपने बुक में उसको अच्छे से समझ सकें। तो जो पहला टॉपिक था वो आई थिंक था पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस आपने मेंडल साहब में पढ़ा था, मोनोहाइब्रिड, डायहाइब्रिड इनहेरिटेंस या डायहाइब्रिड क्रॉस। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का मतलब होता है कि जब पॉली का मतलब क्या होता है, अब आपने पढ़ा होगा मोनो, डाई, पॉली। पॉली का मतलब मोर देन टू, मोर देन टू। जेनिक मीन्स जीन। So when any character or inheritance of any character take place more than 2 gene, then it will consider as polygenic trait. अब polygenic trait में आप ये समझ जाइए कि नॉर्मली जो मेंडल साहब ने लिया टॉल और डॉर्फ को लेकर, प्लांट के केस में तो चलिए ये कॉन्सेप्ट सही समझ में आ जाता है, लेकिन यही आप ह्यूमन के केस में देखें तो ऐसा नहीं होता। एक टॉल पिता और एक डॉग माता को यदि हम क्रॉस करें तो हम ये गारंटी नहीं ले सकते कि जो बेटा होगा वो भी कैसा होगा, टॉल होगा, या जो बेटी होगी वो टॉल होगी। नो, कुछ भी हो सकती है। उन दोनों उनकी हाइट भी हो सकती है, इंटरमीडिएट भी हो सकती है। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर जो हाइट का कैरेक्टर है वो मेंडल साहब ने प्लांट के केस में जो बताया था वैसा एग्जैक्टली चलता नहीं है। जब आप ह्यूमन की बात करते हैं तो इसमें काफी सारे चेंजेस आते हैं। तो कहने का कॉन्सेप्ट ये है कि पॉलीजेनिक ट्रेट में या इनहेरिटेंस में जब कोई कैरेक्टर एक से ज्यादा जीन के थ्रू कंट्रोल और रेगुलेट होता है तो वो पॉलीजेनिक ट्रेट होता है। और इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है क्या, स्किन कलर। स्किन कलर इज द बेस्ट एग्जाम्पल। दरअसल एक्चुअली में यहां ये समझ जाइए कि स्किन कलर 3 जीन से रेगुलेट होता है। कौन से हैं वो जीन? ए, बी और सी। क्योंकि मैंने सिंगल लिखा हुआ, यदि आप इनको ट्रेट के फॉर्म में लिखेंगे तो ये हो जाएंगे क्या, ए, बी, सी, सी। और ये डार्केस्ट को रिप्रेजेंट करेंगे। उसी तरीके से स्मॉल ए, स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल बी, स्मॉल सी, स्मॉल सी, ये सबसे जो गोरा व्यक्ति होगा, जो लाइट कलर का होगा पहले से, वो उसको रिप्रेजेंट करेगा। तो सबसे डार्केस्ट कौन होगा? कैपिटल ए, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, कैपिटल सी। तो इस तरीके की सिचुएशन है जहां एक से ज्यादा जीन इन्वॉल्व है किसी आप देखिए कि स्किन कलर में देखिए कि माता पिता का जो स्किन कलर है वही अब बच्चे का है, ऐसा कोई गारंटी नहीं, थोड़ा बहुत इधर उधर होता है। और जब आप इनका देखेंगे, इन दोनों को क्रॉस करेंगे आप, कैपिटल ए, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल, यानी एक डार्केस्ट पर्सन को एक बिल्कुल लाइट पर्सन से भी आप क्रॉस करते हैं तो इनका जो फर्स्ट जनरेशन आएगा वो क्या आएगा, कुछ इस तरीके से आएगा, कैपिटल ए, स्मॉल ए, कैपिटल बी, स्मॉल बी, कैपिटल सी, स्मॉल सी। तो ये कंप्लीटली डार्क नहीं होंगे, बल्कि तो डार्क होंगे क्योंकि इनमें सब में एक एक कैपिटल ए, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी मौजूद है, बट फिर भी उतने डार्क नहीं होंगे जितने उनके फादर थे, या उतने गोरे नहीं होंगे जितनी उनकी मदर थी। ये इंटरमीडिएट कोई ना कोई कलर आएगा। और फिर इनके भी आप गैमेट बना लीजिए। तो आपको पता है हमने लास्ट क्लास में एक आपको टेस्ट भी दिया था जिसमें हमने बताया था कि इसके गैमेट कैसे बनेंगे। तो 8 गैमेट बनेंगे और जब आप 8 और 8 गैमेट का आपस में क्रॉस करेंगे तो टोटल 64 रिजल्ट मिलेंगे, यानी कि 64 कॉम्बिनेशन बन सकते हैं एक नॉर्मल स्किन कलर के थ्रू। तो ये कॉन्सेप्ट था पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। व्हेन इनहेरिटेंस ऑफ एनी कैरेक्टर कैरीड आउट बाय मोर देन 2 जीन, देन इट कंसीडर एज पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। सो ये कॉन्सेप्ट। दूसरा जो टॉपिक था वो था, इसको बंद कर देता हूं 2 मिनट। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है प्लियोट्रॉपी। आप ऐसा समझ लीजिए
कि पॉलीजेनिक ट्रेट का जस्ट अपोजिट एक तरीके से प्लियोट्रॉपी है। पॉलीजेनिक ट्रेट में एक से ज्यादा जीन किसी एक कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं, यहां पर एक जीन से एक से ज्यादा कैरेक्टर जो है तो क्या होते हैं, रिप्रेजेंट होते हैं। ऐसा समझिए, यहां प्लियोट्रॉपी में क्या होगा, जीन एक ही है लेकिन उसका इन्फ्लुएंस जो है मोर देन वन फिनोटाइप, मीन्स एक से ज्यादा कैरेक्टर के ऊपर उसका क्या देखने को मिलेगा, इन्फ्लुएंस देखने को मिलेगा। उस तरीके के जीन्स को हम क्या कहते हैं, प्लियोट्रॉपी। लेकिन इससे पहले हमने जो पॉलीजेनिक ट्रेट पढ़ा था वहां क्या था कि पॉलीजेनिक जीन ज्यादा थे और इन्फ्लुएंस एक कैरेक्टर पे देखने को मिल रहा था। यहां पर जीन एक है और कैरेक्टर क्या हो रहे हैं, ज्यादा हो रहे हैं। तो एक जीन से जब ज्यादा, एक से ज्यादा फिनोटाइपिक यानी एक जीन एक की जगह दो चार चीजों को इन्फ्लुएंस करे तो उस तरीके के जीन को हम प्लियोट्रॉपिक जीन कहते हैं। प्लियोट्रॉपिक जीन का सबसे अच्छा एग्जांपल है, अभी आपने मेंडेलियन डिसऑर्डर पढ़ा था। मेंडेलियन डिसऑर्डर में हमने फिनाइल कीटोन्यूरिया बताया है। आप यदि आप फिनाइल कीटोन्यूरिया डिसीज देखें तो उस फिनाइल कीटोन्यूरिया में हमने कहा था कि जो फिनाइल है वो एक एंजाइम के थ्रू टायरोसिन में कन्वर्ट होती है, ये हमने कहा। ये एंजाइम क्या है, फिनाइलएलेनिन हाइड्रोलाइजेज है एक तरीके का, जो इसको ब्रेक करने का काम करता है। किसी कारण बस इस जीन में म्यूटेशन हो जाता है, जो इस एंजाइम को फॉर्मेशन करता है, उस जीन में म्यूटेशन हो गया, अब ये एंजाइम का फॉर्मेशन बंद हो गया। जैसे ही इस एंजाइम का फॉर्मेशन बंद होगा तो नॉर्मली होने क्या चाहिए, फिनाइलएलेनिन का डाइजेशन टायरोसिन में नहीं होना चाहिए, यहीं तक बात खत्म हो जानी चाहिए। लेकिन जैसे ही हमने कहा कि प्लियोट्रॉपी वो कंडीशन है जहां एक जीन में का जो इन्फ्लुएंस है वो एक से ज्यादा फिनोटाइप में पड़ता था। पहला फिनोटाइप तो क्या हो गया कि जैसे ये जीन ने अपना काम करना बंद किया, फिनाइलएलेनिन जो है तो टायरोसिन में कन्वर्ट होना बंद हो गया। फिर उसके अलावा और जो जहां पर काम करता है ये मेंटल रिटार्डेशन करता है। इसका दूसरा काम क्या है, मेंटल रिटार्डेशन। साथ ही साथ स्किन और हेयर जो पिगमेंटेशन है उसको भी कम करता है। सो जीन एक है लेकिन उसके इम्पैक्ट क्या देखने को मिल रहा है आपको, एक से ज्यादा देखने को मिल रहे हैं। जब इस तरीके की सिचुएशन आती है उसे हम कहते हैं प्लियोट्रॉपिक जीन। क्या कहते हैं उसको, प्लियोट्रॉपिक जीन। तीसरा जो टॉपिक कहा गया, जो लेफ्ट आउट था, जो छूट गया था, वो था सेक्स डिटर्मिनेशन इन हनी। आपको यदि याद है तो मैंने बताया था सेक्स डिटर्मिनेशन में सबसे पहले हैंकिंग ने एक्स क्रोमोसोम के एक्स बॉडी के बारे में बताया कि इन कुछ इंसेक्ट ऐसे हैं जिनमें जो स्पर्म बनता है, जब हम लोग स्पर्मेटोजेनेसिस की के बारे में बात कर रहे थे तो उन्होंने कहा जब स्पर्म बनता है तो दो तरीके के स्पर्म बनते हैं। ऐसा स्पर्म जिसमें ये एक्स बॉडी वाला स्ट्रक्चर नहीं है और एक में मौजूद है। बाद में जब साइंटिस्ट ने बाकी उसके ऊपर और काम किया तो पता चला कि एक्चुअली में ये एक्स बॉडी कोई स्ट्रक्चर नहीं बल्कि ये एक्स क्रोमोसोम के लिए उन्होंने कहा था, एक क्रोमोसोम था जो उसमें मौजूद होता था और एक में क्रोमोसोम मौजूद नहीं होता था। और मौजूद होने और नहीं होने के पीछे जो दूसरा कारण था वो ये था कि इंसेक्ट में जो मेल होते हैं वो एक्सओ टाइप हेट्रोगैमेटी शो करते हैं, मतलब उनमें एक ही एक्स क्रोमोसोम होता है, दूसरा होता ही नहीं। जैसे ह्यूमन के केस में मेल में एक एक्स होता है और एक क्या होता है, वाई होता है। इंसेक्ट के केस में केवल एक एक्स होता है। ये कॉन्सेप्ट हमको बाद में पता चला। खैर, सेक्स डिटर्मिनेशन इन हनी बी में यदि आप आ जाइए, सो हनी बी भी एक इंसेक्ट है और यहाँ कुछ उसी तरीके का, जिस तरीके का हमने शुरुआत में सेक्स डिटर्मिनेशन जब हम पढ़ रहे थे तो हमने पढ़ा था कि कुछ इंसेक्ट में एक्सओ टाइप ऑफ मेल पाए जाते हैं, यहां पर भी कुछ वैसा ही है। किसके केस में, हनी बी के केस में। हनी बी के केस में क्या है आप क्या समझ जाइए, हनी बी में दो है, फीमेल भी है और मेल भी है। बट ये ध्यान रखिए कि फीमेल में जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम है वो कितने हैं, 32, जबकि मेल में नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने हैं, 16। इज इट क्लियर?
अब ये एक कॉन्सेप्ट है, अभी क्लियर होगा जैसे ही आप इसको सॉल्व करेंगे समझ में आएगा। जब फीमेल मियोसिस की, जब फीमेल गैमेट फॉर्मेशन करती है तो वो क्या करती है, मियोसिस। क्या करती है, मियोसिस। मियोसिस में क्या होगा, मियोसिस का दूसरा नाम क्या है, रिडक्शन डिवीजन। रिडक्शन डिवीजन। और जब ये रिड्यूस होंगी तो स्वाभाविक नंबर ऑफ जो इनके गैमेट बनेंगे वो गैमेट क्या बनेंगे, 16 वाले बनेंगे, ओवम का फॉर्मेशन होगा क्योंकि रिड्यूस हो गए आधे आधे। लेकिन मेल जब कभी भी गैमेट फॉर्मेशन करते हैं तो वो दरअसल मियोसिस नहीं करते, वो क्या करते हैं, माइटोसिस। मैंने ये पहले भी कहा था कि यदि कोई ऑर्गेनिज्म हैप्लॉइड स्टेज में हो तो वो गैमेट फॉर्मेशन के वक्त कभी भी मियोसिस सेल डिवीजन नहीं करेगा, वो सब दिन क्या करेगा, माइटोसिस करेगा। तो चूंकि मेल पहले से ही हैप्लॉइड है तो ये क्या करेंगे, माइटोसिस करते हैं। और माइटोसिस करने के कारण जो यहाँ पर रिस्पॉन्स का फॉर्मेशन होता है वो कैसा होता है, 16 क्रोमोसोम, क्योंकि माइटोसिस रिडक्शनल डिवीजन नहीं है बल्कि क्या है, इक्वेशनल डिवीजन है, जहां दोनों यहाँ पर नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिमेन सेम। मतलब नॉर्मली हम गैमेट फॉर्मेशन के लिए ये मानकर चलते हैं कि ये गोनेडियल सेल्स में होता है, वहां पर मियोसिस होता है। लेकिन यहाँ मेल हनी बी के केस में माइटोसिस होता है, मियोसिस नहीं होता, क्योंकि ऑलरेडी पहले से वो हैप्लॉइड। अब यदि ये ओवम और ये स्पर्म आपस में मिलते हैं, नंबर ऑफ क्रोमोसोम 32 हो जाएंगे, और जैसे ही 32 होंगे ये क्या बन जाएगी, फीमेल। और यदि ये 16 किसी के साथ फर्टिलाइज नहीं होते, ऐसे ही डेवलप हो जाते हैं, तब ये बनेंगे क्या, मेल। आइदर इनमें से भी यदि ये डायरेक्ट डेवलप हो जाते हैं, फर्टिलाइज नहीं करते, तब भी ये क्या बनेंगे, यानी नंबर ऑफ क्रोमोसोम यदि हैप्लॉइड है तो वो मेल होगा, और यदि वो फर्टिलाइज हो गया तो क्या बन जाएगा, फीमेल। फीमेल जितनी भी हैं उनको दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया, आइदर वो क्वीन होंगी क्योंकि हनी बी का कॉन्सेप्ट है, या फिर वो वर्कर होंगी। जबकि जितने भी हैप्लॉइड होंगे वो सब भाई मेल होंगे और ड्रोन होंगे। इज इट क्लियर? तो चूंकि ये जितने भी हैं इनके कोई फादर तो है नहीं, इन्होंने ये तो किसने ये अपने दादा से, तुम्हारे आपके बुक में ग्रैंडसन वाला कॉन्सेप्ट लिखा हुआ है, तो वो एक्चुअली में इसी बात को लेकर लिखा हुआ है। ये इस तरीके का जो डिवीजन होता है, या यूं कहिए कि इस तरीके का जो सेक्स डिटर्मिनेशन होता है, उसके लिए एक वर्ड यूज किया गया है, हैप्लोडिप्लॉन्टिक। हैप्लोडिप्लॉन्टिक सेक्स डिटर्मिनेशन। क्यों? क्योंकि यहाँ हैप्लॉइड भी चल रहा है और साथ साथ कैसा चल रहा है, डिप्लॉइड। तो ये हैप्लोडिप्लॉन्टिक सेक्स डिटर्मिनेशन के नाम से इसको बोलते हैं। और ये सेक्स डिटर्मिनेशन होता है किसमें, हनी बी में। आपकी बुक में मैं देख रहा था एक क्वेश्चन है कि फीमेल्स में, सॉरी बर्ड में और हनी बी में किस तरीके का डिफरेंस है। तो आप ये समझ जाइए कि बर्ड में जो सेक्स डिटर्मिनेशन है वहां पर फीमेल हेट्रोगेमेटी है, यानी कि जो दो अलग अलग तरीके के क्रोमोसोम है वो फीमेल में पाए जाते हैं। जबकि हनी बी के केस में आप देखिए फीमेल में एक ही तरीके के दोनों क्रोमोसोम, यानी ये जो होगा ये XX होगा, जबकि यहां क्या है, XO, दूसरा है ही नहीं। जबकि बर्ड की यदि मैं बात करूं वहां ZW और ZZ, तो ZZ जो है तो नाम से वो मेल के लिए है, और ZW जो है वो फीमेल के लिए। तो वहां पर हेट्रोगेमेटी अलग होती है। वो एक क्वेश्चन है जो आप उसको इस तरीके से डील कर सकते हैं। कलर ब्लाइंड बहुत छोटा सा टॉपिक है, अब आपको मैं बता चुका हूं। एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसीज है, तो अब मुझे इसके आगे कुछ नहीं बताना आपको। एक्स लिंक्ड रिसेसिव है, इसका मतलब है मेल में एक एक्स होता है, जबकि फीमेल में क्या होते हैं, दो एक्स होते हैं। तो फीमेल में दो एक्स, मेल के केस में एक एक्स। तो चांसेस ज्यादा इन्फेक्ट होने के किसके हैं, चांसेस ज्यादा इन्फेक्ट होने के मेल के हैं, फीमेल के चांसेस थोड़े से कम होते हैं, क्योंकि यहाँ दो एक्स होते हैं। तो यदि एक हो क्योंकि रिसेसिव जीन है, जिस तरीके से हमने हीमोफीलिया पढ़ा था उसी तरीके से है। ये समझ जाइए केवल कि
कलर ब्लाइंड होने का मतलब ये है कि आपकी आंखों में दो तरीके की सेल पाई जाती है, रॉड सेल और कोन सेल। रॉड सेल जहां पर ब्राइट लाइट और डिम लाइट के लिए यूज होती है, वहीं कोन सेल एक्चुअली में कलर के लिए यूज होती है। और यहाँ पर खासकर जितने भी कलर ब्लाइंड पर्सन हैं उनको ग्रीन और रेड कलर ये जो है तो विजुलाइज नहीं होते। जब भी कभी डिफेक्ट आता है कोन सेल्स में तो ये विजुलाइज नहीं होते, और ये जो जीन है ये एक्स लिंक्ड होता है, और इसीलिए यदि एक में भी कलर ब्लाइंड हो गया मेल में, एक भी एक्स क्रोमोसोम में वो जीन नहीं है, तो वो मेल मेंबर कलर ब्लाइंड हो जाता है। फीमेल को कलर ब्लाइंड होने के लिए उसके दोनों में चाहिए, क्योंकि एक रिसेसिव जीन है। सो आई थिंक इससे ज्यादा और कुछ जरूरत नहीं है। हाँ, ग्रीन और रेड कलर है वो जो नहीं देख पाते कलर ब्लाइंड पर्सन, आई थिंक इतना ही है कलर ब्लाइंड में। इससे ज्यादा और जो इस पे क्वेश्चन जो आएंगे वो आएंगे पेडिग्री को बेस करते हुए, तो वो मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दिया। यहाँ यही ध्यान रखना है कि कलर ब्लाइंड एक एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसीज है, और ग्रीन और रेड कलर जो है वो इम्पैक्ट करते हैं, या वो दिखना जो है तो बंद हो जाते हैं, उनका डिफरेंशिएशन जो है इंसान नहीं कर पाता। दिस इज अबाउट कलर ब्लाइंड। नाउ कलर ब्लाइंड के बाद एक और डिसीज बच गई थी उस दिन बताने के लिए, या छूट गई थी, वो थी थैलेसीमिया। थैलेसीमिया इज आल्सो ए टाइप ऑफ ब्लड रिलेटेड डिसीज। तो आपने ब्लड से रिलेटेड 3-4 डिसीजेस पढ़ ली। एक तो हीमोफीलिया पढ़ी आपने, एक पढ़ी आपने सिकल सेल एनीमिया, और ये तीसरी आ रही है कौन सी, थैलेसीमिया। हीमोफीलिया ब्लड क्लॉटिंग से रिलेटेड है। सिकल सेल एनीमिया जो आरबीसी का स्ट्रक्चर है, शेप है, वो बाइकनकेव की जगह सिकल शेप हो जाता है। ये तीसरा कंडीशन है जहां पर हम थैलेसीमिया के बारे में बात करते हैं। नॉर्मली थैलेसीमिया एक ऑटोसोमल डिसीज है। क्यों ऑटोसोमल डिसीज है? क्योंकि ये सेक्स लिंक नहीं है, एक्स लिंक में नहीं पाई जाती, इसलिए ऑटोसोमल डिसीज है। थैलेसीमिया के दो प्रकार हैं, अल्फा थैलेसीमिया एंड बीटा थैलेसीमिया। ये क्या होता है ये जान जाइए। तो अल्फा और बीटा समझने का सबसे अच्छा तरीका आप ये देखिए कि एक हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर होता कैसे है। हीमोग्लोबिन के लिए स्ट्रक्चर की बात करूं तो बीच में आयरन होता है इस तरीके का, और इस तरीके की 4 चेन निकली हुई होती है, ये पीछे की तरफ से एक आएगी। इनमें से ये 2 चेन जो है तो वो अल्फा चेन कहलाती है, और ये 2 चेन क्या कहलाती है, बीटा चेन। ऐसा समझ लीजिए। तो जो अल्फा थैलेसीमिया है वो 2 अल्फा चेन के कंपोजिशन के को लेकर है, जो बीटा थैलेसीमिया है वो बीटा चेन को लेकर है। ये एक कॉन्सेप्ट है। तो आप ऐसा समझ जाइए जैसे ये समझ जाइए कि ये एक चौकोर स्ट्रक्चर है, और यहां से एक चेन निकली हुई है, एक यहां से निकली हुई है, तो ये दोनों अल्फा चेन हो गई, और यहां से निकली है जो वो बीटा चेन हो। दरअसल ये जो हीमोग्लोबिन की अल्फा और बीटा चेन होती है, इनका प्रोडक्शन, इनका फॉर्मेशन सही से नहीं होना, ये डिफेक्ट जनरेट करता है क्या, थैलेसीमिया। क्या होता है वो समझ लीजिए। अल्फा थैलेसीमिया में 2 जीन HbA1 और HbA2। तो एक इंसान में 2 जीन, सो एक क्रोमोसोम में 2 जीन, और ये लिंक्ड जीन है, काफी पास होते हैं, जल्दी से अलग नहीं होते। ये 2 जीन, और स्वाभाविक है एक क्रोमोसोम में ये 2 जीन है तो दूसरे क्रोमोसोम में ये 2 जीन होंगे। तो जब कभी भी ये 4 हो गए, टोटल मिला के 4 जीन हो गए, HbA1 HbA2, तो ये 4 जीन में से यदि एक या चारों के चारों किस तरीके से डिफेक्ट होते हैं, उस हिसाब से अल्फा थैलेसीमिया का फॉर्मेशन भी अफेक्टेड होता है। कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए ये एक क्रोमोसोम है, उसमें HB1 ये है और HB2 ये है, सपोज करते हैं ये। अब स्वाभाविक है इसका दूसरा पार्ट होगा, वहां पे भी यही क्रोमोसोम होंगे। एक क्रोमोसोम की हम बात कर रहे हैं जो जाने वाला है नेक्स्ट जनरेशन। तो जब ये दोनों पेयर में, यानी एक ये क्रोमोसोम हो गया, एक ये क्रोमोसोम हो गया, तो दोनों में HbA1 और HbA2 अपनी जगह पे यदि मौजूद है, तो एक नॉर्मल अल्फा चेन का फॉर्मेशन होगा। एक HbA1 नहीं है तो थोड़ा सा डिफेक्ट आएगा, एक और HbA2 नहीं है मान लीजिए दूसरे वाले में, तो थोड़ा और डिफेक्ट आएगा। ये चारों के चारों नहीं है, ये तीनों नहीं है, तो अल्फा चेन का फॉर्मेशन और डिफेक्टेड हो जाएगा।
कहने का मतलब है कि टोटल अल्फा थैलेसीमिया में 4 जीन हैं, तो या तो 2 एक साथ लगे होते हैं एक साइड के क्रोमोसोम में, या 2 पेयर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, आपको पता है, तो एक क्रोमोसोम में 2 होते हैं, दूसरे क्रोमोसोम में 2 होंगे। तो जब एक क्रोमोसोम फादर की तरफ से आएगा, एक क्रोमोसोम मदर की तरफ से आएगा, तो जब कभी भी ये 4, 2 फादर की तरफ से और 2 मदर की तरफ से, इन 4 दोनों क्रोमोसोम के जो चारों जीन हैं, 2 फादर 2 मदर, इन चारों में से एक डिफेक्ट हुआ, 2 डिफेक्ट हुए, 3 डिफेक्ट हुआ या 4 डिफेक्ट हुआ, उससे डिसाइड होगा कि किस लेवल का अल्फा थैलेसीमिया डिसीज उसको हुआ है। एक डिसीज हुआ होगा तो वो माइल्ड रहेगा, पता नहीं चलेगा, या उसका इंपैक्ट कम रहेगा। 2 होंगे, 3 होंगे, 4 होंगे, तो वैसे उसके इंपैक्ट बढ़ते हुए चले जाएंगे। ये जो अल्फा थैलेसीमिया के HbA1 और HbA2 ये जो दोनों के दोनों जीन है, वो ह्यूमन के क्रोमोसोम नंबर 16 पे पाए जाते हैं, यानी मेल के भी 16 पे और फीमेल के भी 16 नंबर क्रोमोसोम। ठीक उसी तरीके से जब मैं बीटा थैलेसीमिया की बात करता हूं, तो यहां पर जो रिस्पॉन्सिबल जीन है वो है HBB, हीमोग्लोबिन बी थैलेसीमिया तो बी। अब ये चूंकि एक ही जीन है, सिंगल जीन है, तो स्वाभाविक है एक पेरेंट के पास होगा, फादर के पास, एक मदर के पास, तो टोटल जीनों की संख्या कितनी हो गई? 2। यदि ये एक ही मौजूद है, मान लो मदर की साइड से वो HBB नहीं आया, तो केवल एक ही फादर का ही HBB रह जाएगा, तो उससे डिफेक्ट होगा। दोनों नहीं रह गए तो और ज्यादा डिफेक्ट होगा, और दोनों मौजूद है तो फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं, नॉर्मल। तो कहने का मतलब यह है कि इन जीन्स के अलग होने से, ना पहुंचने से, म्यूटेशन होने से, किसी भी तरीके से डिलीट हो जाने से कंडीशन क्या बनेगी कि जो हीमोग्लोबिन का शेप है, जो इस तरीके से बना हुआ है, इसकी जो चेन बनने वाली है अल्फा और बीटा, वो सही से नहीं बन पाएंगी। और जब ये अल्फा और बीटा चेन नहीं बनेगी तो इनकी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी उतनी सही नहीं रहेगी जितनी पहले थी। यानी नॉर्मल हीमोग्लोबिन जिसमें दोनों अल्फा दोनों बीटा चेन मौजूद है, उसमें ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ज्यादा है, लेकिन ये चेन ही नहीं बनेगी तो उसकी ऑक्सीजन कैपेसिटी या कैरिंग कैपेसिटी डिस्ट्रक्ट होगी। यही कॉन्सेप्ट है थैलेसीमिया का जो आपको पढ़ना था। तो अल्फा थैलेसीमिया 2 जीन से रेगुलेट होगा। नंबर ऑफ क्रोमोसोम कौन सा है वो? 16। तो 2 फादर की साइड से आएंगे, 2 मदर की साइड से आएंगे। यदि चारों के चारों जीन मौजूद है, नो प्रॉब्लम, नॉर्मल बीटा चेन का फॉर्मेशन होगा। लेकिन यदि एक भी जीन डिलीटेड है, 2 जीन डिलीटेड है, 3 है, तो 1 से लेके 4 में से जितने ज्यादा मात्रा में जीन डिलीट होंगे, स्वाभाविक है डिफेक्ट उतना बढ़ता हुआ चला जाएगा। तो ये एक कॉन्सेप्ट था थैलेसीमिया को लेकर। दूसरी बात, थैलेसीमिया में ये भी बता दूं कि एक लाइन लिखी हुई है तुम्हारी बुक में, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव। तो अक्सर सिकल सेल एनीमिया और थैलेसीमिया को इक्वेट किया जाता है कि दोनों में क्या, एनीमिया में अभी भी आरबीसी मौजूद है और उसमें हीमोग्लोबिन में कोई डिफेक्ट नहीं आया, लेकिन जो आरबीसी में जो हीमोग्लोबिन लेकर जा रहा था उसमें जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी थी वो जो फुल फ्लैश पे थी, सिकल सेल होने के कारण उसकी जो क्वांटिटी ले जाने की है वो क्या हो गई? कम हो गई। वो उतनी मात्रा में अब ऑक्सीजन नहीं ले पाएगा। यहां पर डिफेक्ट किसमें आ गया? हीमोग्लोबिन में डिफेक्ट आ गया, यानी इसकी कैरिंग कैपेसिटी ही खत्म हो गई। तो इसीलिए वर्ड आपके बुक में लिखा है क्वालिटेटिव डिफेक्ट एंड क्वांटिटेटिव। तो एक को वो क्वालिटेटिव कहते हैं, एक को क्वांटिटेटिव कहते हैं, एज पर देयर एबिलिटी ऑफ कैरिंग ऑक्सीजन एंड फॉर्मेशन। हो थैलेसीमिया भी आपको समझ में आ गया होगा कि कॉन्सेप्ट क्या है। कुछ और डाउट होने पे हम फिर एक आध कोई क्लास रखेंगे, उसमें ये बात डिस्कस करेंगे।